चलिए शुरू करेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का थ्रोली हम लोगों ने स्पेक्ट्रम से किया है। आज हम लोग केवल इसका एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो पहला जो क्वेश्चन जो रहा आपके सामने इस प्रकार से है, देखिए और इसका उत्तर बताइए। ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे जो अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के कारण बने? Who among the following was the first arrive in Africa as trader that eventually led the European colonization of Africa? तो कौन सबसे पहले पहुंचे थे? तो क्या बताओगे? सबसे पहले पुर्तगीज, फ्रेंच, स्पेनिश या फिर डच? कौन पहुंचे थे सबसे पहले? तो ध्यान में रखना, पुर्तगाली। सबसे पहले ध्यान रखना पुर्तगाली। ठीक है। इसी चैप्टर को हम लोगों ने स्पेक्ट्रम से बहुत ही डिटेल्स में किया। अब हम लोग को क्या करना है? तब हम लोग को इसको केवल एमसीक्यू पढ़ना। देखिए पढ़ाने का तरीका मैं कितना आसान आपके लिए बनाया हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स सर में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आंसर स्टार्टिंग में हाइड कर दिया कीजिए तब पूछिए। तो ऐसे भी तो चोरी कर ही लोगे आप लोग, ग्रुप में पीडीएफ तो डाली हुई है। नहीं ठीक सर, है। उतना कोई तो नहीं ध्यान में पढ़ता है। रखना है। हाँ ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर? पुर्तगाली। पुर्तगाल का उस शासक का नाम क्या था जिसने बहुत अधिक भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया था? क्या नाम था उसका? हेनरी हेनरी फर्स्ट। द क्या नाम था उसका? प्रथम। हेनरी फर्स्ट। इसको और किस नाम से जानते थे? किस नाम से? ये अपने खोजी यात्रियों को यात्राओं को शुरुआत कराने के लिए इसको किस नाम से जानते थे? नेविगेटर। क्या बोलते थे इनको? नेविगेटर के नाम से भी। हेनरी द नेविगेटर इनका नाम था। क्या नाम था? हेनरी द नेविगेटर इनका नाम था। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब कालीकट के तत्कालीन शासक जो था, ध्यान रखिए, जमोरिन। जमोरिन उसका नाम नहीं था। जमोरिन क्या था? टाइटल्स था, उपाधि था। क्या था वहां पे? उपाधि उपाधि। था। तो कालीकट के जो शासक जो होते हैं उनका उपाधि जो होता था तो जमोरिन होता था। ठीक है। जमोरिन इट्स नॉट ए नेम, ये टाइटल था। क्या था ये? टाइटल था। ठीक है। इसीलिए जब आप पीछे का जब पढ़ोगे ना तो वहां पर भी जो शासक का नाम जो था ना 11वीं 12वीं शताब्दी में कालीकट का शासक का नाम जमोरिन ही देगा। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते, अरे वो तो 1498 वास्को डी गामा के पास था, ये 500-600 वर्ष पहले कैसे आ गया? तो डेट मीन जमोरिन क्या था? वहां का टाइटल था। ठीक है। अब बताना है प्रश्न। ठीक है। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया। तो कौन स्वागत किया? ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो जमोरिन ने ही स्वागत किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध किसके स्थापित हुए थे? ऊपर में इंग्लिश में लिखा, विच यूरोपियन कम्युनिटी वेयर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया? तो किसने शुरू किए थे? तो पुर्तगीज ने शुरू किए थे। ठीक है। तो इसको आपको करने हैं। अब आगे आते हैं। ठीक है। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित हुई थी? क्या बताओगे? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित हुई थी? बताओ बताओ, बीपीएससी ऐसा ही प्रश्न पूछता है। क्या होगा? ठीक है वेरी गुड सर। बच्चे। ठीक है। कहां पे? कोचीन। कोचीन में। ठीक है। कहां पे? कोचीन में। ठीक है। 1500। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहां निर्मित किया? तो कहां पे? कोचीन में। ठीक है। Who was the first viceroy of Portuguese colony in India? बताइए कौन था पहला वायसराय? कौन था पुर्तगीज कॉलोनी का? क्या नाम है? तो अल्मीडा ध्यान में रखिए, अल्मेडा। ध्यान में क्या रखे? अल्मेडा। अल्मेडा ने जो नीति जो शुरू की थी हिंद महासागर को कंट्रोल करने की, उस नीति को क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लू वाटर। द ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत अच्छे बच्चे। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन सा जुड़ा हुआ था? क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिए, अल्मेडा। ठीक है। ध्यान रखना है, अल्मेडा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। कौन करता था? पुर्तगाली नहीं पुर्तगाली। करता ठीक है। तो किसने मतलब ये डकैती को समाप्त करने के लिए एक बड़ी सेना भेज दी थी? मुगल शासक का नाम बताइए। क्या नाम था मुगल शासक का नाम? जहांगीर। जहांगीर भेजा था कि शाहजहां औरंगजेब। भेजा था? हाँ, शाहजहां होना चाहिए। ठीक है। समुद्री डकैती को समाप्त करने के लिए आई थिंक शाहजहां के साथ में भेजा गया था। कासिम खान किसके समय था? एक बार आप लोग औरंगजेब। चेक कर लेना। अच्छा, जहांगीर था। मैंने शाहजहां मेरे को ध्यान में आ रहा है। ठीक है। देखता हूँ इसमें लिखा होगा। कितना कॉन्फिडेंट रहती है लड़की लोग। ठीक है। और पूरा कॉन्फिडेंस मेरा से रहती है। ठीक है। शाहजहां दिया हुआ, शाहजहां ही होगा। ठीक है। जहांगीर नहीं था। तो पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती तो हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पे उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अनुमति से एक कारखाने की स्थापना की थी। ठीक है।
अब पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र हुगली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1000 से अधिक पुर्तगालियों को बंदी बना लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ ये शाहजहां जो था ना, अपना मामा को भेजा था। उसका मामा का नाम क्या था? मुमताज महल का भाई था वो, बंगाल का। वो भी गवर्नर भी बनाया गया था। नाम वो कासिम खान नहीं था, क्या नाम था वो, शाइस्ता खान या समथिंग नाम था, ठीक है। उसी को भेजा था और उसने काफी लंबी बड़ी सेना लेकर गया था। 30,000 का फौज लेकर गया था और लगभग बहुत सारे पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया था, बंदी भी बना लिया था, ठीक है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से किस एक को पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी? तो क्या बताएंगे? हुगली, ठीक है, हुगली, ठीक है, ध्यान रखना। बताना भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? मतलब एक्चुअल फाउंडर की बात करेंगे, कौन था? तो क्या था? अल्बुकर्क था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका पूरा नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो ठीक है। और भारत में कब आया था? तो ये 1509 में आया था। कब आया था? तो 1509 में, ये ध्यान में रखना, वायसराय बनकर आया था, ध्यान में, गवर्नर बनकर आया था अल्बुकर्क। इनका नाम अल्फांसो, अल्फांसो आम बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसने क्या किया था? 1510 में आते ही गोवा का शासक का नाम क्या था? सॉरी, बीजापुर का शासक का नाम क्या था जिसे गोवा इसने छीन लिया था? ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। इसने मतलब यहाँ पे मतलब जो पुर्तगीज जो थे उनको, मतलब तो पुर्तगीज जो थे उनको बोला से भाई साहब भारतीय महिला से मतलब क्या करो, तुम विवाह करो, ठीक है। जबकि ब्रिटिश का नीति जो था इससे उल्टा था। वो भारतीय महिलाओं से विवाह करने को कभी भी मतलब प्रोत्साहित नहीं करते थे, बट पुर्तगालियों ने ऐसा किया। सर पुर्तगालियों द्वारा अल्बुकर्क जो थे वो तो 1502 में ही आए थे ना? आया कब था उससे मतलब नहीं, वायसराय कब बने, गवर्नर कब बनाया गया, वो हमारे लिए मतलब है, ठीक है। वो 1509 में बना था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक। बहुत सारे पहले भी आ जाते थे पर छोटे अधिकारी होते थे, लेकिन मुख्यतः जो हमारे लिए जो एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, उनका गवर्नर का कार्यकाल कब से शुरू हुआ, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1510 में उसने गोवा को जीता था। कोच्चि से गोवा का राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? तो 1530 में, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो वही विवाह वगैरह हुआ था। क्या नाम था? राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन ब्रेगिंजा। और उसका विवाह किससे होता है? चार्ल्स द्वितीय से या फिर चार्ल्स तृतीय से? चार्ल्स तृतीय जो है ना, अभी मतलब क्या, ब्रिटेन के महाराज हैं, ठीक है। अभी चार्ल्स तृतीय है, ठीक है। उस समय कौन थे? तो चार्ल्स द सेकेंड थे, ठीक है। तो पुर्तगालियों द्वारा बंबई सौंपे जाने का अवसर, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेग्रांजा कैथरीन से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह था। 1661 में विवाह संपन्न हुआ। बंबई दहेज के रूप में मिला, लेकिन बाद में 1668 में, ठीक है, चार्ल्स साहब को समझ में नहीं आया से भाई साहब इतना दूर से हम ये टापू को लेके क्या करेंगे? बंबई कोई उस समय शहर नहीं था, छोटा छोटा टापू था, 7 गो टापू था। कितना टापू था बंबई में? 7 छोटे छोटे टापू थे। तो उसका उपयोग ही उसको नहीं समझ में आया, तो उसने बोला कंपनी को लोगे तुम क्या? तो कंपनी बोला दे दीजिए, देखते हैं। 10 पाउंड वार्षिक किराए पे कंपनी को चार्ल्स साहब ने दे दिया। मतलब 10 पाउंड बहुत मामूली सी रकम है, ठीक है। तो 1661 में दहेज में मिला। 1668 में कितने वार्षिक किराए पे कंपनी को दे दिया चार्ल्स साहब ने? कितने वार्षिक किराए पे? 10 पाउंड, मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे दे दिया गया, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, मात्र 10 पाउंड, ठीक है। अब चलेंगे आगे। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या है। हाँ, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो बता ही दोगे आप लोग किससे लिया था। बिल्कुल, पौंडीचेरी। नाउ पुडुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो बताना फॉलोइंग स्टेटमेंट कुछ दिया है उसको देखिए। पांडिचेरी जो कि वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो तीसरा वाला तो गलत है, पांडिचेरी को तो जीत ही लिया था, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी ये पहला वाला दूसरा वाला की भी बात करेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारा ही गलत है। फ्रांसीसियों का कब्जा था ना? पहला शक्ति फ्रांसीसी होना चाहिए। पांडिचेरी पे कब्जा करने में पहली शक्ति पुर्तगाली तो नहीं होगा, दूसरी नहीं थी, ये पहली थी। और अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पे कब्जा किया था। तो मेरे हिसाब से सारे ही गलत है, मतलब कोई भी सही नहीं है। ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं है। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। नाम इंपोर्टेंट है, क्या नाम है? फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है। अतः पांडिचेरी पे शासन स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी।
अंगल फ्रांस कर्नाटक के तिथि युद्ध के दौरान, मतलब थर्ड कर्नाटिक वार के दौरान अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी पे कब्जा कर लिया था, किंतु युद्ध समाप्त होने के बाद पुनः उसे लौटा दिया गया था, क्योंकि तीसरा कर्नाटक युद्ध में क्या निर्णय लिया गया था, जीते हुए प्रदेश को एक दूसरे को मतलब क्या करना, लौटा देना। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो पहली शक्ति थी, दूसरी नहीं, और अंग्रेजों ने भी कब्जा किया था। इसके सारे ही ऑप्शन गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। भारत में मुद्रणालय, मुद्रणालय का मतलब होता है प्रिंटिंग। कौन लेकर आए थे प्रिंटिंग प्रेस भारत में? कौन लेकर आए? कौन लेकर आया? ठीक है, तो पुर्तगालियों ने लेकर आया। ठीक है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थापित किया था, क्या बताएंगे? सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थापित किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा? गोवा में ठीक है, सर। गोवा में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? तो गोवा में गोवा में। स्थापित किया गया। ठीक है, तो भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। उन्होंने 1556 में गोवा में प्रथम मुद्रणालय स्थापित किया। प्रारंभ में केवल बाइबिल ग्रंथ की प्रतियां को छापते थे। बाइबल जो था ना, उसका ही प्रतियां छापी जाती थी, उसी के कॉपी छपते थे। भारत का पहला समाचार पत्र क्या नाम था? बंगाल गजट, जिनके निकालने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। और ये कब प्रारंभ हुआ बंगाल गजट? 1780 में। ठीक है, पुर्तगाली द्वारा और भी बहुत कुछ लाया गया, तंबाकू लेकर आते हैं, मिर्च लेके आते हैं, अनानस लेके आए, ठीक है, पपीता लेकर आए, आलू लेकर आए, ये सब पुर्तगाली ही लेकर आए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगाली के द्वारा लाई गई थी? ठीक है, तो क्या लेकर आए? तो ये मिर्च। ठीक है, मिर्च जो थे पुर्तगाली के द्वारा ही भारत में लाए गए थे। ठीक है, अब देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है आपके सामने, बट डरना नहीं है। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, पुर्तगाली के बारे में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पे उनका एक अधिकार था। प्रारंभ में उनका बंबई पे स्वामित्व था। उनके पास कोच्चि, दीवा, दमन की व्यापारिक बस्तियां थी। मुगलों से उन्हें किसी प्रकार की व्यापारिक छूट से वंचित किया गया था। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहले आप लोग सुनिए। हम्म, 1 2 3 तो ध्यान में रखना, ये पूरे तरीके से आपका सही है, बाकी ये वाला गलत है। अब यहाँ पे देखो कैसे सही है। ठीक है, तो पूर्वी देशों पे तो इनका पूरी तरीके से था अधिकार। ठीक है, इसमें कोई उधर वाला इलाका क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया वगैरह जो इलाका जो था, इनका अधिकार था। बंबई भी तो शुरू में इन्हीं के था ना, 1661 तक। बाद में ना बंबई को इन्होंने दे दिया था, उसको क्या नाम है, चार्ल्स द सेकेंड को। 1661 तो बंबई था ना इनका। उनके पास कोच्चिन, दीवा, दमन में व्यापारिक बस्तियां थी, तो बिल्कुल कोच्चिन तो उनका प्रमुख केंद्र था, राजधानी रहा था 1530 तक, तो ये था ही। बाकी मुगलों से उन्हें किसी प्रकार के व्यापारिक छूट से वंचित किया गया था, ऐसा नहीं था। शुरू में इनको व्यापारिक छूट दिया गया था, लेकिन बाद में ये लोग क्या करने लगे ना, परेशान करने लगे। अब इन्होंने जो एक पद्धति निकाली थी, जिसको बोलते थे कौन सा पद्धति, काटेड पत्ती, जिसमें क्या होता था ना, जो जहाज जो समुद्र से जो गुजरती थी, तो उनको सुरक्षा के बदले क्या मानते थे, उनसे फिरौती वसूलते थे, उनसे पैसा लेते थे, से तुम पैसा दो नहीं तो तुम्हारे जहाज को ना डुबो दिया जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा करने वाले जो थे, ये मतलब तो आम लोगों के साथ या भी जो व्यापारी वर्गों के साथ तो करते थे, अन्य शक्तियों के साथ, मुगल शासकों से भी करने लगे। तब बाद में इनको मुगल शासकों ने मतलब क्या किया, इनको व्यापारिक छूट से वापस ले, लेकिन शुरू में इनको व्यापारिक छूट जो थे दिए गए थे। ठीक है, हाँ, तो ये वाले गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सबके सब सही है। मुगलों ने पुर्तगालियों को व्यापारिक छूटें प्रदान की थी। दादर और नगर हवेली को 1961 में भारत का हिस्सा बने, पर पुर्तगालियों का शासन था। बिल्कुल, दादर नगर हवेली हो गया, गोवा हो गया, ये सब पे पुर्तगालियों का कब्जा था। पौंडीचेरी तथा चंदन नगर पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। बिल्कुल, और गोवा को 1961 में सफलता मिली। तो सारे ही स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सारे ही कथन जो है आपके सही है। ठीक है, एक ऑपरेशन चली थी, गोवा मुक्ति मोर्चा पार्टी थी वहां पे, उन्होंने मतलब एक ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय। ठीक है, इसके बाद गोवा को मतलब क्या किया गया, भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, अब पौंडीचेरी चंदन नगर जो फ्रांसीसियों को बस्ती था, यहाँ पे 1954 में इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, और दादर नगर हवेली या गोवा वगैरह को किससे मुक्ति मिली, तो पुर्तगालियों से मुक्ति मिली। भारतीय संघ में कब इनको शामिल किया गया, तो 1961 में इनको शामिल किया गया, ध्यान में रखना है। ठीक है, और गोवा को 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को पूरी तरीके से इनको क्या कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। और साथ में आप देखोगे तो दादर नगर हवेली या दमन दीव को ना मिलाकर ना एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया जाता है। 2020 को ऐसा हुआ, तब इनको बोलते हैं दादर नगर हवेली एवं दमन दीव बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का संयुक्त राजधानी की बात करेंगे तो क्या है, तो दमन है। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो क्या बताओगे, पांडिचेरी तथा चंडीगढ़ पे किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का या फिर फ्रांसीसियों का?
किसका था? फ्रांसीसियो का। फ्रांसिसियो का था। ये कब मतलब भारतीय संघ में शामिल हुआ? 1954 में, ठीक है। और गोवा भारतीय संघ में कब शामिल हुआ? गोवा 1961 में। 1961 में गोवा शामिल हुआ, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है, बताना है, ठीक है। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा, ठीक है। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद भी आप देखोगे ना, मतलब आजादी के लिए मतलब संघर्ष करना पड़ा। ये फ्रांसीसी के साथ हमें आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि फ्रांसीसी बेचारे शरीफ थे, खुद ही छोड़ के चले गए। क्या हूं? हाँ, करना पड़ा कि नहीं पड़ा, हूं हाँ क्या होता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो थे समझदार थे, उनके साथ किसी प्रकार की संघर्ष नहीं करना पड़ा, और सीधे मतलब क्या करें उन्होंने, मतलब भारत को सौंप के चले गए। थोड़ा बहुत वहां के जो लोकल पार्टियां जो थी उन्होंने मतलब संघर्ष किया था, लेकिन ये आसानी से भारत को समर्पण कर दिया। ये पुर्तगाली जो थे बहुत ज्यादा अड़ियल थे। उनका कहना था, देखो अरे गोवा जो है सो वो, उसको हम उपनिवेश थोड़ी ना बना रखे। गोवा का नागरिक जो है हमारे नागरिक है, वोटिंग का अधिकार है। मतलब जो वोट कहाँ पे हो रहा है? पुर्तगाल में। वहां पे रिप्रेजेंटेशन पुर्तगाल में है, वहां पे मतलब समझिए कि पार्लियामेंट्री जो है वहां पे चुनाव हो रहा है। वोट कहाँ पे पड़ रहा है उसका? गोवा में वोट पड़ रहा है। मतलब ये ना पुर्तगाल से गोवा को ना एक अंग बना के मान रहे थे, ठीक है। नेहरू जी ने, शांति पुरुष थे, उन्होंने बहुत ही धैर्य से काम लिया, से भाई साहब ठीक नहीं है, सौंप दो हमें। लेकिन पुर्तगाली जो थे इसको तैयार नहीं थे। दूसरी बार पुर्तगाल जो था नाटो का मेंबर था, नाटो की स्थापना 1949 में हो चुकी थी। भारत सरकार ये भी नहीं चाहती कि हम सैन्य कार्रवाई करें, ताकि नाटो का क्या नियम है, अगर किसी एक देश के द्वारा नाटो के किसी अन्य देश पर अगर आक्रमण किया गया तो नाटो को सारे देश मिलकर उसको पीटते हैं। ये सब भी दिक्कत थी। लेकिन बाद में नेहरू जी नहीं चल पाया, उन्होंने क्या किया, भेज दिया सेना को। जीरो कैजुअल्टी हुई, ठीक है। मतलब भारतीय सेना का एक भी मतलब सेना जो था उसमें उनका वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, अच्छी बात है। और लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर में, ठीक है, 3 से 4 घंटे के अंदर में गोवा पे क्या हुआ, भारतीय सेना का कब्जा हो जाता है। तारीख जो थी ध्यान रखें 1961 की साल थी। ऑपरेशन विजय कहते हैं इसको, ठीक है। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो पुर्तगाली के साथ ध्यान रखना, हमें संघर्ष करना पड़ा था। 15 अगस्त 1947 में भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो क्या बताओगे इसमें से कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। तो गोवा जो था बना रहा। पौंडीचेरी की बात करेंगे तो किसके अधीन बना रहा? तो फ्रांसीसी के अधीन बना रहा, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहा था, द फॉर्मर कॉलोनी ऑफ इंडिपेंडेंस विच वेयर अंडर पोर्टुगीज, ठीक है, सर्वनिटी एंड द कंट्रोल। कौन कौन था बताइए? तो दादरा नगर हवेली तो था, ठीक है, दमन द्वीप तो था। तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएंगे 1 और 4। तो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप पे किसका अधिकार था? किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पौंडीचेरी पे किसका अधिकार था? तो फ्रेंच का अधिकार था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों के द्वारा आरंभ की गई? द फर्स्ट टू स्टार्ट ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वेयर द, कौन थे वे? तो डच थे, ठीक है। तो सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसने लेकर आया? तो डच लेकर आया, ठीक है। ये बिल्कुल अभी का जो वर्तमान कंपनियां नहीं होती है जो अपना शेयर वगैरह जारी करती है, उनसे बिल्कुल मिलता जुलता था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये डच के द्वारा मतलब क्या किया गया था, तो शुरू किया गया था, ठीक है। तो मार्च 1602 में भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम डच, जिसको हॉलैंड वासी कहते थे, संसद के द्वारा पारित एक प्रस्ताव ने एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बेरिंगदे वेस्ट इंडीज कंपनी रखा गया था। डेनिश डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में स्थापित हुई, ठीक है। बहुत सुंदर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? क्या बताएंगे? 1632 में। तो 1632 में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पटना में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री का स्थापित की थी 1632 में, ठीक है। भारत कब आई थी? ध्यान रखें 1602 में भारत आई थी। 1623 में कई क्षेत्रों में अंग्रेजों को पराजित भी किया।
डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में स्थापित की थी। बंगाल में कहाँ पे था इनका? पिपली में था। कहाँ पे था? बंगाल में कहाँ पे था? पिप तो पिपली में था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यापारिक केंद्र पटना में स्थापित हुआ था 1632 में, ठीक है। 1653 में कहाँ पे था? चिंसुरा में था, ठीक है। और चिंसुरा में ध्यान रखेंगे यहाँ पे गुस्ताव फोर्ट का भी निर्माण करवाया गया। तब चिंसुरा में कौन सा पोर्ट था डचों के द्वारा? गुस्ताव पोर्ट। गुस्ताव पोर्ट से प्रश्न आया, गुस्ताव पोर्ट किस औपनिवेशिक कंपनी की थी? तो ये किसका था? तो ध्यान रखना है, तो डचों का था, ठीक है। और भी इनका बहुत जगह पे मुख्यतः था। डच लोग जो मुख्यतः व्यापार करते थे तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, सोरा का व्यापार करते थे, रेशम का, लेकिन मुख्यतः इनका इंटरेस्ट सूती वस्त्र के व्यापार में बहुत ही ज्यादा था। बंगाल के निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? अभी जस्ट मैंने बोला था कौन सा कारखाना था, तो चिंसुरा, ठीक है, ध्यान रखें, चिंसुरा। चिंसुरा था, ध्यान रखना है। अब बंगाल के पिपली में भी था, पहला तो पिपली में था, चिंसुरा भी था। और चिंसुरा को किस नाम से जानते हैं? किस फोर्ट का निर्माण करवाया था इन लोगों ने चिंसुरा में? क्या बताओगे आप? गुस्ताव फोर्ट। गुस्ताव ठीक है, फोर्ट। गुस्ताव फोर्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो डचों ने करवाया था, ध्यान में रखना है। अब आता हूं आगे, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ठीक है, तो नागपट्टनम में था, चिंसुरा में था, मसूलीपट्टनम में था, ठीक है। नागपट्टनम तमिलनाडु में पड़ता है, चिंसुरा बंगाल में था, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में था, सूरत भरूच आगरा में भी था, ठीक है, कोच्चि में था, अहमदाबाद में था, पटना में था। इन सारे ही जगहों पे मतलब किसका फैक्ट्री था? व्यापारिक फैक्ट्री किसके थे? डच के थे, ठीक है। डच को नीदरलैंड भी बोलते हैं, इसलिए कभी गलती नहीं करेंगे। नीदरलैंड भी बोलते हैं, हॉलैंड भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं? हॉलैंड भी इनको बोला जाता है। सब इन्हीं का नाम है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? तो मसूलीपट्टनम का उपयोग करते थे, पुलिकट का भी उपयोग करते थे और नागपट्टनम का उपयोग करते थे, सबका प्रयोग करते थे ये लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे बंदरगाह के लोग व्यापार के लिए प्रयोग करते थे। और मुख्यतः किसका व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र का। किसका? सूती वस्त्र का। और सोरा का। सोरा क्या था? सोरा, सोरा बताया था ना, सोरा क्या था? ये सोरा बारूद बनाने में यूज करते हैं। बारूद बनाते थे, साल्टपीटर बोलते थे, ठीक है। अब बिहार में किस जाति ने सोरा को लेके विद्रोह कर दिया था? किस जाति ने? नोनिया जाति ने विद्रोह किया था, नोनिया विद्रोह, ठीक है। अब आते हैं आगे, भी कुछ प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस शक्ति को पूरी तरीके से कुचल दिया? डच को। तो बिल्कुल, डच जो थे बेदरा के युद्ध में पराजित हुए, उसके बाद ये टाटा बाय बाय हो गए, ठीक है। कब हुआ था बेदरा का युद्ध? 1759 में। हाँ, 1759 में कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। कहाँ से डॉगी बोल रहा है? माइक बंद कीजिए, ठीक है। सर 59 या 69 सर? 59, 69 नहीं, 59, 1759, मतलब 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को ब्रिटिश ने हरा दिया। और 1760 में बांडीबस के युद्ध में फ्रांस को, ठीक है। यहाँ पे कौन हरा? फ्रांस। इसमें क्या हरा? तो डच, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों युद्ध काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ब्रिटिश किस प्रकार से जितना शुरू कर, 1757 में प्लासी जीता, ठीक है। 1759 में डच को हराया, 1760 में फ्रांस को हराया, 1764 में बक्सर हराया, ठीक है। फिर 1799 में टीपू का पूरे तरीके से कहानी समाप्त कर दिया। देख रहे कितना शक्तिशाली होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीजों से लेकर मतलब बहुत अधिक मतलब शक्तिशाली 4-5 युद्ध जो है ना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फॉर द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। कब हुआ था? 59 1759 में। 1759 में, ठीक है। अब आते आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था? तो कोच्चि जो था भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश तो नहीं था, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ठीक है। अब बताना है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिसके बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो यही वाला बात करेंगे, कौन सही की गलत पूछ रहे हैं? अच्छा, बी सही है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जो बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बी ऑप्शन सही है।
डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, तो फोर्ट विलियम तो आपको कलकत्ता में है, बेलेजली वाला 1800 ईस्वी वाला। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्ट विलियम जो है ना, कोच्चि वाला फोर्ट विलियम, उसका निर्माण किसने किया था? डचों ने करवाया था। ठीक है, ध्यान में ये रखना है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, या फिर द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, या फिर ओस्टेंड कंपनी, या फिर लिवेंट कंपनी। तो बताना है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त है? क्या बताएंगे? ठीक है, लिवेंट कंपनी। ठीक है, लिवेंट कंपनी। ठीक है, आप देखिए भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो था लिवेंट कंपनी को ही दिया गया था। इसे 1593 में भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने प्रदान किया था। पूरब में मसाले हासिल करने का लिवेंट कंपनी को 2 असफल प्रयास कर चुकी थी, लेकिन सक्सेस नहीं होती है। बाद में कौन सी कंपनी बनती है? द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये पूरा नाम था, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये पूरा नाम था। ये आपको ध्यान में रखिएगा, ये 1599 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1599 को इसको स्थापित हुई थी। 1600 मान लीजिए इसको, और इसी समय इनको पूरब देशों के साथ व्यापार करने का इनको क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो क्या बता दोगे? 1600 के आसपास कौन था? 1605 तक का था ना? अकबर था सर। ठीक है, कब बनी थी? 1599 बनी थी ना। तारीख कौन सा था? साल का 31 आखिरी दिन, 31 दिसंबर 1599। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। ठीक है, बड़ा लंबा नाम था इसका, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। उस समय भारत में मुगल शासक अकबर था, जबकि इंग्लैंड में कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, द्वितीय तो आप लोगों ने भी देखा ना, द्वितीय को मरते हुए, अभी कुछ दिन पहले नहीं मरी है। तो दूसरी वाली जो थी, एक नहीं आती थी बूढ़ी सी बेचारी, ठीक है, तो उसको आप लोगों ने भी देखा होगा। तीसरा नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रूलर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, द ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो कितने क्वेश्चन है इसमें? 2 दिन में मैंने करवाने का सोचा है, आधा आज करवाऊंगा। चौरासी है। ठीक है, 42 क्वेश्चन आज करवाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बताइए, तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अब यहाँ पे देखिए कारखाना स्थापित की बात हो रही है, तो कारखाना कब स्थापित किया? तो 1611 में किया था ना? जी सर, 1611 में किया था ना? तो वहां पे कौन सा शासक था? जहांगीर हो गया था। जब ये आता है ना, जब यहाँ पे जब वो आता है, क्या नाम था, हॉकिंस वगैरह जो आता है 1611 में, जो आया टॉमस रो आया था, सॉरी, तो जब उनके पास जो था ना, तो जो उनके पास जो पत्र जो था ना, सॉरी 1608 में आया था हॉकिंस, जब आया था तो उनके पास जो पत्र जो था ना, तो अकबर के नाम से ही पत्र था। उसको ये भी नहीं पता था अकबर का देहांत हो चुका था, हालांकि वो मिला जहांगीर से था। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया। लेकिन 1612 में क्या होता? सूरत में सबाली के युद्ध में किसे पराजित किया? पुर्तगालियों को पराजित किया। उसके बाद 1613 में, ठीक है, अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, और उस समय जो ब्रिटेन में जो सम्राट जो थे, उसका नाम था, क्या था? जेम्स प्रथम नाम था। जेम्स प्रथम ने 1608 में किसे, मतलब मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा? ठीक है, हॉकिंस को भेजा। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो हॉकिंस का जहांगीर ने खूब स्वागत तो किया, लेकिन उसे कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, उसके बाद फिर से 1615 में कौन आया? तो जेम्स प्रथम आया। तो जेम्स प्रथम 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो मुगल, इसके पश्चात सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा, लेकिन वो भी 4 वर्षों तक रहा, उसको भी बहुत अधिक सफलता हाथ नहीं लगती। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश का क्या होता है, सवाली के युद्ध के बाद भारत में ये खुद का मतलब कारखाना वगैरह कई जगह पर स्थापित कर देते हैं। ठीक है, शुरू में काफी इनका स्पीड धीमा था, लेकिन धीरे धीरे में काफी अधिक इन्होंने एक्सटेंड करना शुरू किया।
वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक व्यापारिक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? कहाँ पे मिली? तो ध्यान रखना है, सूरत में मिली। कहाँ पे मिली? तो सूरत में मिली, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया, तो क्या बताएंगे? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र तो सूरत में, ठीक है। मसूलीपट्टनम नहीं ऑप्शन में, ठीक है। बताना है, सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? किस कारण से जारी किया? तो ध्यान रखना है, किस कारण से किया? तो मतलब हाँ, तो उनको लगा ना भाई साहब से यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली वीरों को पराजित किए जाने के कारण, मतलब उसको लगा सब पुर्तगालियों को ना क्या करना है, तो कोई टक्कर देने वाला आ गया है, ठीक है। क्योंकि बैटल ऑफ सवाली में क्या क्या था, इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया था। बैटल ऑफ सवाली की बात करेंगे तो सूरत के पास में 1612 में एक लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो इंग्लैंड और मतलब पुर्तगालियों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, ठीक है। इसमें जो इंग्लैंड के जो सेनापति जो थे, ब्रिटिश सेनापति के नाम बताइए, बैटल ऑफ सवाली में कौन थे, तो क्या बताएंगे? ठीक है, थॉमस बेस्ट नाम था। हाँ, कैप्टन थॉमस बेस्ट का नाम ध्यान में रखेगा। तो यहाँ पे तो शुरू में इसको अनुमति इसलिए नहीं दी थी क्योंकि लगता था सर क्या है, बिना मतलब के लोग लड़ेंगे या बेवजह हम इसमें उलझे रहेंगे। लेकिन बाद में पुर्तगाली जो था बहुत अन्याय कर रहा था, देख ही रहे थे, तो उनको लगा सर पुर्तगाली को कोई सबक सिखाने वाला मिलना चाहिए, और वो कौन मिल गया? तो आपको कौन मिला? वही तो ध्यान में रखना है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ब्रिटिश मिल गया, ठीक है। तो जाके जहांगीर ने इनको बहुत सारे कारखाने खोलने की अनुमति दे दी। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में किसने स्थापित किया था? तो इंग्लिश ने किए थे। कब किए थे? तो 1613 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी, लेकिन बाद में कहाँ पे बन गई थी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी? बॉम्बे में। सूरत का भी प्रेसिडेंसी नहीं रहा था, ठीक है। प्रेसिडेंसी इनका 3 ही था, एक बॉम्बे था, एक कलकत्ता था, एक कौन था? मद्रास एक कौन था? मद्रास था, मद्रास। ठीक है। यही तीनों आगे चल के भारत में ना महानगर भी बना, इसमें को दिल्ली को जोड़ दीजिएगा। तो अब चलते हैं आगे, देखेंगे, बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने, ठीक है, पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पे हराया था? जस्ट मैंने उसका नाम लिया, ठीक है। कौन था? द बेस्ट, ठीक है, तो थॉमस बेस्ट था, ठीक है। ध्यान रखें, थॉमस बेस्ट था, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो सर थॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाने खोलने की अनुमति दी गई। पुर्तगालियों को उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मॉन्सरेट ने अकबर के साथ यात्रा की थी। तो ध्यान रखेंगे, 2 या 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। कश्मीर की अपनी यात्रा पर, ठीक है, फादर मॉन्सरेट ने अकबर के साथ यात्रा की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बीपीएससी में। पुर्तगाली के उकसाने पर कैप्टन हॉकिंस को मुगले के द्वारा आगरा से बाहर निकाल दिया गया, भी ठीक है। बहुत दिनों तक तो मतलब यहाँ पे क्या था ना, कैप्टन हॉकिंस जो था ना, ये मतलब मुगलों से मिल ही नहीं पाया, क्योंकि दरबार में घुसने तक नहीं दिया गया। लेकिन बाद में जब उकसाया गया तो यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस को दरबार से बाहर निकाल दिया। और सर थॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई, तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि वो सफलता नहीं कर पाया था, क्योंकि थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 से 19 तक तो रहा, किंतु जहांगीर से उसे कोई व्यापारिक संधि करने में सफलता नहीं मिली। तथापि गुजरात के सूबेदार खुर्रम शाहजहां ने उसे व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की स्वीकृति दी थी, ठीक है, जो उस समय गुजरात का सूबेदार था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता बना? तो गांव का नाम बताइए, ऑप्शन नहीं बताऊंगा। कौन कौन गांव को मिला के कलकत्ता को बनाया गया था? कालीकट, गोविंदपुर और तो ध्यान रखें क्या नाम था उसका? तो ध्यान में सूता नदी, कालाकत, गोविंदपुर। सूता नदी, कालीकता, गोविंदपुर। कल पढ़ा था ना समरी में, कल समरी में पढ़ा था ना। तो सूता नदी, कालीकट, गोविंदपुर, ये तीनों को मिला के मतलब ध्यान रखेंगे। और यहाँ का लोकल जमींदार कौन था जो ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? क्या नाम था उसका? कल बताया था, उसका नाम याद रखने के लिए। सही है, जो ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जब यहाँ की जमींदारी राइट जो ब्रिटिश ने ले लिया था, तो क्या नाम था? शोभा सिंह। क्या नाम था उसका? शोभा सिंह का विद्रोह जो था ब्रिटिश के खिलाफ था, ठीक है। शोभा सिंह जमींदार था, ठीक है।
ये 1690 में जॉब चार्नोक ने तीनों को मिलाकर क्या किया, एक शहर बना दिया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो अभी जस्ट नाम लिया, शॉर्नोक। क्या नाम था कलकत्ता का? ये बॉम्बे का था। ठीक है, ये बॉम्बे का था। ठीक है, और ये जो था कलकत्ता का था। ठीक है, सबका नाम आपको ध्यान में रखना। हु फाउंडेड कलकत्ता, क्या बताएंगे? तो किसने फाउंड किया कलकत्ता को? जॉब चार्नोक ने कलकत्ता को फाइंड किया था, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किसने? तो जॉब चार्नोक का नाम आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी कब अस्तित्व में आई थी, क्या बताएंगे? फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखें 1700 ईस्वी में। ठीक है, मुगलों से एक बार फिर पराजित होकर 1690 में ब्रिटिश कंपनी ने जॉब चार्नोक के नेतृत्व में सूतानाटी में एक फैक्ट्री स्थापित की और मुगलों से पहले जैसे अधिकार प्राप्त किए। जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण कंपनी ने 1696 में सूतानाटी की किलाबंदी की और 1200 रुपए का भुगतान करके कंपनी के 3 गांव सूतानाटी, कालीकत और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। मात्र कितने में? 1200 रुपए। आप लोग भी खरीद सकते हैं अभी के समय से। वर्ष 1700 में बंगाल की फैक्ट्री एक प्रेसिडेंट और काउंसिल के अधीन हो गई और यहाँ कई किलेबंदी की गई। बस्ती, फोर्ट विलियम और नगर कलकत्ता कहलाने लगा। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि फोर्ट विलियम के निकट दुर्ग का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, न कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। शोभा सिंह का विद्रोह हुआ था क्योंकि ये लोग जो थे ना किलाबंदी बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो 42 करवा दिया हूँ, 42 कल के क्लास में करेंगे। इस 42वें प्रश्न को क्या करना है आपको? रिवीजन करके आना है। ठीक है, ध्यान में रखना है।